अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ बहुत दिनों बाद जुड़ रही हूँ। मेरी खुद की कुछ परेशानियां हो गई थी जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। अभी मेरे पास बोर्ड अवेलेबल है, अभी मैं अपने घर पर नहीं पहुँच पाई हूँ किसी परेशानी की वजह से। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको अपने खुद के बोर्ड से पढ़ाऊँगी, वीडियो अपलोड करूँगी, अच्छे से आप लोगों को समझाऊँगी। तब तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा ऐसे ही सपोर्ट करेंगे, थोड़ा आप भी मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए आप लोग, मैं आपको समझा देती हूँ। ये मैंने आपको, अभी लाइटिंग की वजह से मैं आपको ठीक से नहीं पढ़ा पा रही हूँ। अभी मुझे बोर्ड तो मिल चुका है लेकिन मैं खुद की वीडियो अपलोड खुद से नहीं पढ़ा पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास और भी बहुत चीज़ें अवेलेबल नहीं है। यहाँ थोड़ी रोशनी की भी प्रॉब्लम है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब मैनेज करनी पड़ रही हैं। लेकिन मैंने सोचा कि कोई ना कोई वीडियो आप तक पहुँचाई जाए। आपका मैं करा रही थी जीवाणु में पोषण। जीवाणुओं में पोषण में मैंने आपको स्वपोषी पढ़ा दिया था। आपके 2 टॉपिक रह गए थे, एक विषमपोषी और तीसरा सहजीवी। तो इस वीडियो में मैं आपको विषमपोषी और सहजीवी दोनों टॉपिक कंप्लीट कराऊंगी। उसके बाद मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला है आपका विषमपोषी। देखिए, जीवाणु में जो पोषण होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जीवाणु में पोषण कई प्रकार से होते हैं। सबसे ज्यादा जो पोषण की विविधताएं होती हैं वो जीवाणुओं में ही होती हैं। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। तो विषमपोषी, ये तो आपको पता है विषमपोषी कौन होते हैं, स्वपोषी क्या होते हैं, विषमपोषी क्या होते हैं, सहजीवी क्या होते हैं, ये सब मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। सबकी डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी करवा चुकी हूँ, लिखवा चुकी हूँ। मैंने कहा पहले की वीडियोस में सब बता चुकी हूँ। लेकिन एक बार यहाँ यहाँ हम बात कर रहे हैं जीवाणु की। तो जीवाणु की बात में यहाँ जो बात होगी वो सिर्फ जीवाणु की होगी कि जीवाणु किस प्रकार के होते हैं, किस तरीके से उसमें पोषण होता है। तो उनमें 3 तरीके से पोषण होता है, स्वपोषी, विषमपोषी और सहजीवी। तो स्वपोषी करा दिया। विषमपोषी में आपका है कि विषमपोषी क्या होते हैं, ये जीवाणु अपने भोजन के लिए परजीवी की तरह, परजीवी मैंने आपको बताया था, परजीवी कैसे जीवाणु, परजीवी कौन होते हैं, जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर या दूसरे पौधों में क्या होते हैं, जो दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं। और जीवाणु में जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवाणुओं पर निर्भर करते हैं, ठीक है, या सीधा हम कह सकते हैं कि किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम परजीवी कहते हैं। ठीक है, ये जीवाणु अपने भोजन के लिए परजीवी की तरह अन्य जीवों पर या मृतोपजीवी की तरह सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं। देखिए, मृतोपजीवी मैंने आपको पढ़ा दिया था। मृतोपजीवी में क्या होते हैं, ये जो परजीवी होते हैं वो जीवित जीवों पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। मतलब वो जो भोजन करते हैं अपना, तो वो जीवित जीवों से करते हैं। और मृतोपजीवी के होते हैं वो सड़े गले पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये दोनों अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर ही निर्भर होते हैं। लेकिन परजीवी होते हैं जीवित जीवों पर और मृत्योपजीवी होते हैं गले सड़े मरे हुए, सड़े गले अकार्बनिक पदार्थों पर। ठीक है, समझ में आ गया आपके। अब देखिए, विषमपोषी में भी 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला आपका है परजीवी, दूसरा आएगा आपका मृतोपजीवी। तो परजीवी में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ग के जीवाणु अपना भोजन जीवित जीव जंतुओं या पौधों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपका। जैसे इसका एग्जाम्पल है आपके स्टेप्टोकोकस और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। देखिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये हाँ आप समझ लीजिए, ये जो जीवाणु होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये कौन सा जीवाणु होता है, इससे हमें कौन सा रोग होता है। यहाँ एक मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये नीट में भी पूछा जाता है। नीट में काफी बार ये क्वेश्चन आया है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से हमें कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है, क्षय रोग हमें इससे होता है। यानी आपने सुना होगा टीवी, ये टीवी रोग तो आपने सुना ही होगा। टीवी बहुत ज्यादा, मतलब इससे क्या होता है, लोगों की मृत्यु भी होती है, बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है इंसान टीवी से, खांसी बहुत होती है, इंसान का वेट लॉस इतना हो जाता है, बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है टीवी से। तो ये जो टीवी हमें होती है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से ही होती है। ये जो जीवाणु होता है ये हमारी बॉडी के अंदर ही होता है, ये परजीवी है। तो जीवाणु अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेगा, जीवित जीवाणु से ही प्राप्त करेगा। तो ये हमारी बॉडी में रहकर हमसे अपना भोजन प्राप्त करके हमें ही बीमार कर देता है। ये आप समझ लीजिए, सीधी सी बात। तो ये यहाँ आप समझने के लिए ये आप अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से हमें कौन सा रोग होता है, क्षय रोग होता है, या इसको हम बोल सकते हैं टीवी। ठीक है, तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो टीवी होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की। ठीक है, ये समझ में आया आपके। अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की। तो अगला आप लिखेंगे मृतोपजीवी। ठीक है, देखिए अब बात करेंगे हम मृतोपजीवी की।
तो मृतोपजीवी मैंने आपको बता चुकी है कि मृतोपजीवी ऐसे जीवाणु होते हैं जो गले सड़े पेड़ पौधों या जंतुओं से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे मृतोपजीवी में यह जीवाणु मृत सड़े गले पेड़ पौधे या जीव जंतुओं पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। यह जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर इनका उपयोग करते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको तोड़कर सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। इसका उदाहरण आपको है, इसका उदाहरण जो आपका जीवाणु का उदाहरण है वो है बैसिलस माइकोइडिस। ये एक ऐसा जीवाणु है जो मृतोपजीवी होता है, जो मृत जीवों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहता है। यह एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको आप जरूर अच्छे से पढ़ेंगे, बैसिलस माइकोइडिस। ठीक है, इसको अच्छे से याद करेंगे। अब अगला हम स्टार्ट करते हैं अपना सहजीवी जीवाणु। ठीक है, अब बात करेंगे हम सहजीवी की। देखिए सहजीवी कैसे होते हैं, सहजीवी कौन जीवाणु होते हैं, मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था। राइजोबियम होते हैं और भी बहुत से जीवाणु हैं जो सहजीवी होते हैं। ये सहजीवी क्या करते हैं, सहजीवी साझा करते हैं, यानी सहजीवी अपने पार्टनर जीवाणु के साथ या मतलब जो सहजीवी होते हैं वो एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे अभी मैंने आपका कोई वर्क किया, मैंने आपको कोई काम किया, ठीक है, अब बदले में मैं कहूंगी कि आप भी मेरा कोई वर्क करो, तो ये क्या हो गया, मैंने आपको कुछ दिया, बदले में आपसे भी कुछ ले लिया, तो ये क्या हो गया, साझा हो गया। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये जीवाणु क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं वो आप समझ लीजिए। तो कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम पौधों की जड़ों में उपस्थित ग्रंथियों में होते हैं। कहाँ होते हैं, पौधे होते हैं, पौधों की जड़ों में जो ग्रंथि होती है उसमें होते हैं। इससे जीवाणु तथा पौधा दोनों ही एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं, यानी जीवाणु पौधे को लाभ पहुंचाता है और पौधा जीवाणु को लाभ पहुंचाता है। कैसे लाभ पहुंचाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पौधे जो होते हैं वो जीवाणु को रहने का स्थान देते हैं। भाई जब वो पौधे की ग्रंथियों में पाया जा रहा है तो जीवाणु, पौधे क्या कर रहा है, उसको रहने का स्थान दे रहा है जीवाणु को। इसके बदले में जीवाणु के लिए क्या करता है, जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर पौधे को लाभ पहुंचाता है, जैसे राइजोबियम। अब मैंने आपको बताया, यहाँ आप समझ लीजिए कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, वो क्यों करता है, पौधे को क्यों चाहिए होता है, वो आप समझ लीजिए। देखिए हमारे जो इन्वायरमेंट है, जो भी हमारे वातावरण में, उसमें काफी सारी गैसेस पाई जाती हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन गैस भी कितनी पाई जाती है, 78% नाइट्रोजन हमारे वातावरण में है। लेकिन क्या होता है, पौधे या जीवाणु जो हमारा वातावरण में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, उसमें जो पौधे होते हैं, पौधे वातावरण से नाइट्रोजन को अवशोषित नहीं कर सकते। डायरेक्ट नाइट्रोजन वातावरण से नहीं ले सकते, ना ही हम ले सकते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं ले सकते। नाइट्रोजन के लिए वो क्या करते हैं, ये जो हमारे राइजोबियम जो जीवाणु है, या और भी काफी सारे ऐसे जीवाणु हैं, आगे आपको पढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके के जीवाणु होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये अमोनिया या नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पौधे तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, पौधों को नाइट्रोजन की जरूरत क्यों होती है, देखिए जो डीएनए बनता है, आरएनए बनता है, इसमें हमें नाइट्रोजन चाहिए होता है। ठीक है, और जब डीएनए, अगर नाइट्रोजन पौधे नहीं लेंगे तो डीएनए आरएनए बनेगा ही नहीं। जब डीएनए आरएनए नहीं बनेगा तो कोशिका विभाजन भी नहीं होगा, और जब कोशिका विभाजन नहीं होगा तो वृद्धि नहीं होगी। इसलिए नाइट्रोजन की बहुत जरूरत होती है। तो अमोनिया नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में पौधे नाइट्रोजन लेते हैं, और फिर जब ये पौधे हम खाते हैं तो वो नाइट्रोजन हमें मिलती है। समझ में आ रही है। तो नाइट्रोजन हम वातावरण से डायरेक्ट नहीं ले सकते, ना कोई पौधा डायरेक्ट ले सकता है। ठीक है, ना हम लोग डायरेक्ट ले सकते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। नाइट्रोजन के लिए पौधे किसी और जीवाणु पर निर्भर रहते हैं। जैसे अभी आपने कभी सुना होगा, काफी ऐसी जगह होती है जहां नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है। ठीक है, बहुत कमी होती है, तो वहां पौधे क्या करते हैं, वहां नाइट्रोजन साझे से भी नहीं मिल पा रही होती उन्हें, तो क्या करते हैं, डायरेक्ट कीटों को खाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे पौधों के कहते हैं कीट भक्षी पौधे कहते हैं। ये क्या करते हैं, कीटों को मारकर उनसे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन चाहिए होती है, बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ में आया। तो आज का आपका ये जीवाणु में पोषण का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखें, और जो समझ में ना आया हो तो कमेंट में मुझे इसका बताएं, और समझ में आया है तो भी बताएं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तक के लिए अल्लाह हाफिज।